नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज अपने साथ फिर से एक बार मोहित जी है। विषय ही कुछ ऐसा है कि हमें इस विषय पर मोहित जी से बात करते हुए नहीं रहा गया। मोहित जी, स्वागत है आपका एनालाइजर में। नमस्कार, फिर से जय एक श्री बार राम। फिर से एक बार एनालाइजर के दर्शकों के साथ आपकी बात होने वाली है। आपके चहीते लोगों में से कुछ लोग हैं, उसमें सलीम जी, जावेद जिन्हें आप हमेशा बोलते हैं। उन्हीं सलीम जावेद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। जी। जावेद जी की खबर बहुत नई नई आ रही है, बहुत सारी बातें आ रही है। पहले तो मैं आपको पूछूंगा कि ये आरोप है क्या जो संजय राउत ने लगाए हैं किरीट सोमैया के ऊपर। इन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, सलीम जावेद मैंने क्यों बोला? क्योंकि बॉलीवुड में जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो हम पिक्चर देखने जाते हैं, काल्पनिक घटनाएँ होती हैं, उसके सबसे बड़े जो स्क्रिप्ट राइटर है वो सलीम जावेद है। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो घटनाएँ हैं, झूठी घटनाएँ, काल्पनिक आरोप बोल सकते हैं आप, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे पिछले 8-9 महीने से 1 साल से लग रहे थे, वो काल्पनिक घटनाएँ थी जो हकीकत कभी थी नहीं। फेक झूठे आरोप लगाना, झूठी स्टोरी बनाना, कहाँ से स्टोरी को कहाँ तक लेके जाना, ये सलीम जावेद की स्टोरी 2 लोग ही कर रहे थे। एक थे नवाब मलिक, दूसरे थे संजय राउत। ये जुगलबंदी ये लोग रोज़ सुबह 9 बजे टीवी पे आकर दिन भर का झूठा नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष के लिए जाने का कि इनके भ्रष्टाचार पे कभी प्रश्न ना उठे। ये कैसे कोविड के अंदर इन्होंने गलत तरीके से कैसे इन्होंने कोविड के आवंटन किए काम, कितने लोग 1,60,000 लोगों ने जान अपनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में राज्य में कोविड से गंवाई। लोग इनके हाउसिंग पॉलिसी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे मेट्रो का काम बंद पड़ गया, कैसे साधुओं की हत्या हो गई, कैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सचिन वजे हो या मनसुख हिरेन हो, या कैसे यहाँ पे वसूली हो रही थी अनिल देशमुख की या परमवीर सिंह की, ये सब बातों के ऊपर कभी भी कोई प्रश्न ना उठाए। इसके लिए इसको नई तरह की पॉलिटिक्स लेके आने का, सुबह सलीम जावेद की स्टोरी लेके 9 बजे संजय राउत और 9:30 बजे नवाब मलिक आते थे, झूठी स्टोरी और झूठे नैरेटिव सेट करते थे और दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको उसको डिफेंड करने में जाते थे। हम्म। वो इनसे प्रश्न करना कर देते थे। वैसे ही अभी जब इनके ऊपर आरोप लगे, ईडी ने अटैचमेंट की, 650 लोगों को पथरा वाले चाल में 12-13 साल से घर नहीं, 2022 16 साल से घर नहीं मिला, जिसके अंदर 565 लोग मराठी मानुस है। और उस पैसे से जो भ्रष्टाचार 1,000 करोड़ का हुआ, उससे जो परवीन राउत को 100 करोड़ मिले, जो पैसे इनकी वर्षा राउत के अकाउंट में गए, जिससे संजय राउत ने खुद का तो करोड़ों रुपए का घर बना लिया। खुद बोलते हैं कि मराठी मानुस का घर अटैच किया, लेकिन क्या वो 565 गरीब मराठी मानुस नहीं है जिनका घर आज तक उनको घर नहीं मिला? किसने किसने उनको घर नहीं दिया? वही मराठी मानुस परवीन राउत ने। तो सही आज है। जो संजय राउत इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटी, बहुत ही हल्की राजनीति है। आज इनको कुछ नहीं मिला तो 2013 और 2014 में ये खुद किरीट भाई के साथ आईएनएस विक्रांत के लिए डेलीगेशन लेकर दिल्ली गए थे और इन्होंने दिल्ली जाके डेलीगेशन में वहां पर खुद राष्ट्रपति जी से मिलकर और अन्य नेताओं से मिलकर उस समय कैसे उसकी मुहिम चालू की, उसको बचाने के लिए संजय राउत खुद शामिल थे। तो भैया उस समय वो डब्बे में 57 करोड़ पे आ गया, तो आप चुप क्यों बैठे थे? ये 57 करोड़ का फिगर कहाँ से आया? वो डब्बे में 57 करोड़ पर तो संजय राउत ही डाल सकते हैं, बाकी तो कोई किसी के पास ऐसे 57 करोड़ का डब्बा नहीं है जो संजय राउत के पास है। तो ये झूठे आरोप से कैसे मीडिया के अंदर फिर से खुद की ईडी की इंक्वायरी को डाइवर्ट करके कैसे दूसरे के ऊपर केस करके मीडिया का इंटेंशन और पब्लिक का डाइवर्स माइंड डाइवर्ट करना है, ये नया सलीम और जावेद का एक एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, जिसको लेकर संजय राउत बाजार में आए। इसको इसी काल्पनिक कहानी को अंजाम देने के लिए एक बात और हुई है, और वो है कि मुंबई और औरंगाबाद में, मुंबई में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है। औरंगाबाद के पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट दी गई है उसी तरह की, कि मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा ये काम चल रहा है, 5,000 मैंने डिब्बे में डाल दिए। क्या इसी कंप्लेंट का कोई वैल्यू रहता है मोहित जी? देखिए ऐसा है, आपके पास पुलिस के पास पूरा अधिकार है। पुलिस को अगर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस ने
अगर इस बात को गांठ बना लिया और जिम्मेदारी उठा ली है कि पूरी तरीके से पुलिसिंग की क्रेडिबिलिटी खत्म करनी है आने वाले समय के अंदर, तो वो तो कोई उसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकता है। जब दिन भर पुलिस और ये काम करने में लगी रहती है बड़े अधिकारी कि कैसे माननीय उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार जी को खुश करना है, और खुश इस तरह से करना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको हमने केसेस कर दिए और हमने उनके ऊपर अटक कर दी और उनको अरेस्ट करके हमने दिखा दिया, जिससे हमारे नंबर बढ़ेंगे, जिससे हमको प्रमोशन मिलेगा या हमको आने वाले समय में एक्सटेंशन मिलेगा, या किसी के पास तो और भी अभिलाषु ज्यादा है कि जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हमको राज्यसभा की टिकट या लोकसभा की टिकट मिलेगी या हम उससे एमएलसी बन जाएंगे। जब इस तरह की पुलिसिंग हो जाएगी, आपके पास कोई नैतिकता नहीं रहेगी, आपके पास कोई खुद से लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, तो आप दिन भर यही काम करोगे। तो आप औरंगाबाद बोल लीजिए, जाते हुए आदमी जा रहा था और उसने बोल दिया कि 5,000 डाला था, कब डाला था, कहाँ डाला था, किसने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं, डब्बा कौन सा था, ये तो क्या है। देखिए, आपको बता रहा हूँ, अगर यही तरह का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा तो हम महाराष्ट्र को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो माने इतिहास में जब भी आज से 2, 5, 10 साल के बाद जब भी महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे की सरकार, कैसे थ्री व्हीलर की सरकार बनी थी और कैसे यहाँ पे असहनशीलता, जो इनटॉलरेंस इनके अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है, और कैसे यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे प्रशासन और शासन चलाया गया, ये तो कभी भी इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, लोग इनको माफ नहीं करेंगे और कभी भी इनको देश माफ नहीं करेगा। जैसा जैसा भ्रष्टाचार इस महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे अभी पॉलिटिकल पार्टी में राइवलरी हो रही है, पुलिसिंग का दुरुपयोग हो रहा है। अगर किसी के ऊपर अगर पुलिस का बल नहीं चलता तो उस पर बीएमसी डाल दो, अगर बीएमसी का नहीं चलता तो उसको रोड पे धमकी दो। आज संजय राउत और उनके भाई जिस जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई शहर जो इकोनॉमिकल कैपिटल शहर है, क्या कभी ऐसी भाषा किसी ने सुनी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए की भाषा, ऐसी भाषा, गाली गलौज ऑन नेशनल टीवी ऑन या ऐसे विरोधियों को देने की बातें कहीं देखी गई? ये तो आने वाले समय में बंगाल से भी वर्स्ट राजनीति की तरफ महाराष्ट्र जा रहा है। हमारे महाराष्ट्र ने पूरे देश को दिशा दिखाई, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हो, चाहे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, अनेक अनेक बड़े बड़े लोग इस महाराष्ट्र की धरती से जिन्होंने पूरे देश को राह दिखाई। और ये अभी ये ठाकरे सरकार क्या कर रही है, ये प्रश्न सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं, पूरे देश के लोगों के अंदर आ चुका है। लोग लोग ऐसा राज्य, ऐसी सरकार कैसे चला रहे हैं, लोग इस नाजायज रिश्ते जो तीनों ने बनाकर, ये सिर्फ पैसे लूटने के लिए जो ये सरकार में इन्होंने रिश्ते बनाए हैं, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। अमरावती में देख रहे हैं, वहां पे संसद के सामने पेश होना पड़ा इन पुलिस अधिकारियों को। हम मुंबई में भी देखते हैं कि किस तरह से पुलिस अधिकारी शरद पवार, जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, उनके यहाँ जाते हैं। आज तो हद हो गई है शायद। शरद पवार के घर जो कुछ भी हुआ है वो तो खुफिया रिपोर्ट की फेल्योर ही मानी जानी चाहिए ना। बाकी जो कुछ भी आज सिल्वर ओक के सामने तमाशा हुआ, वो उसको उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, सीआईडी का काम होता है इंटेलिजेंस की खबर रखना कि राज्य में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है और क्या घटना हो सकती है। जो आदमी आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे उच्च पद का, जो महाविकास आघाड़ी के जो पूरे स्थापक है, आज ये सरकार के अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री से भी एक पद बड़ा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं, लेकिन एक वैसे उनका पद है। अगर उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल पद पे पवार साहब है, जो सरकार के पूरे रचयिता वो है, अगर उनके घर के बाहर इस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं और इंटेलिजेंस को, पुलिस को पता ही नहीं, तो ये कितना बड़ा फेलियर है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका सबसे पहला रीजन है कि पूरी पुलिस मुंबई की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे अरेस्ट करना है, कैसे उनके बारे में छानबीन करनी है, कैसे उस पर केस कर सकते हैं। सुबह उठते हैं इसीलिए ऑफिस जाते हैं और रात को इसीलिए घर पे वापस जाते हैं कि कल कल कोई नई खोज करके लाएंगे जिससे उनके आला अधिकारी या उनके सरकार में बैठे हुए उनके मालिक खुश होंगे। दूसरा, हम यहाँ पे 1 महीने से देख रहे हैं कैसे यहाँ पे पीआर का काम चालू है। कभी बोलते हैं वन पार्किंग, वन वन कार वन पार्किंग, कभी वो बिल्डर लोग से मीटिंग होती है, कभी किसी जिमखाना में मीटिंग होती है। रोज आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लेंगे, 1 महीने से आपको 2-2, 3-3 आर्टिकल यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब के दिखते हैं, जैसे वो 4 महीने के अंदर पूरा अपनी इमेज बिल्डिंग करने का काम करे, ट्विटर हैंडल पे पूरी इमेज बिल्डिंग का काम करे। लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ वो इमेज बिल्डिंग का काम यहाँ पे पूरा चालू है।
तो क्या होगा? जब फिर लॉ एंड ऑर्डर तो फौरन टॉस जाएगा ही ना। क्या जब क्या क्या आपके पांडे जी को जिस काम से लिए लाया गया था वो काम हो नहीं रहा है, इसलिए वो इमेज बिल्डिंग के काम में लगे हैं। शायद बीजेपी के नेताओं के ऊपर बहुत सारे केसेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं जा रहा है अब तक। मोहित कंबोज तो मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, किरीट सोमैया अंदर गए ना, नील सोमैया अंदर गए। तो ये नहीं हुआ तो कम से कम ये तो कर ले, ऐसे तो नहीं लग रहा है उनको। देखिए ऐसा है कि अभी ये तो पांडे जी को क्यों लाया गया, ये तो लाने वाले और आने वाले उनको ही पता। लेकिन मैंने पहले भी ये बात बोली है कि देखिए सुशील जी, अ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर कुछ गलत किया होगा तो पांडे जी होंगे या कोई दूसरे कमिश्नर होंगे, वो बचने वाले नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है तो पहले भी पांडे जी थे, अभी भी पांडे जी हैं, फिर नए पांडे जी आएंगे, ये तो पोस्ट आती जाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उधर ही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अगर उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी काम किया है तो वो थोड़ी ना तुमसे डरेंगे या तुम उनके ऊपर गलत केस कर लोगे। तो कोर्ट और कचहरी नाम की चीज, कानून व्यवस्था है ना देश में। अगर आज आपने नारायण राणे को गलत तरीके से अरेस्ट किया तो उनको बेल मिल गई, आपने झूठा केस नितेश राणे पे किया, उनको बेल मिल गई। मैं वही एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा इस विषय में कि जैसे संजय राउत ने आरोप लगा दिए हैं इनके ऊपर, ये आरोप वैसे तो सच में है या नहीं इसकी भी पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन आप भी कुछ बोल रहे हैं, आप भी कुछ बता रहे हैं कि इसके ऊपर भी गुनाह हो सकता है, क्या ये करना चाहिए ऐसा आप पूछ रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने तो वो ये का बोला हिस्सा कि क्या दो है? हजार, हाँ। देखिए देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी बोला था, ये 16 फरवरी की बात है। संजय राउत ने बोला वो मुझे पहचानते नहीं है। तो सही है। मैंने उसका जवाब दिया, 3.5 लोगों में उन्होंने मुझे एक आधा बोला कि एक बोला मुझे पता नहीं। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई राउत साहब हर साल मेरे घर पे गणपति में आते थे, मैंने एक गणपति की फोटो बताई। जी। फिर मैंने बोला कि भाई 2014 में उन्होंने मुझे सामना में बुलाया और मैंने उनको 25 लाख रुपए उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने उनको दिया। अभी इसमें मैंने ये बोला भाई, परसों की भी मैंने ये वीडियो, कल की बात होगी सुबह की, मैंने ये बात बताई कि जिस हिसाब से किरीट सोमैया का वर्बल एविडेंस के ऊपर मुंबई पुलिस ने बिना सबूतों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, ना पैसे का कोई ट्रेल है, ना कितने पैसे आए, कितने गए, किसको गए, इसकी कोई जानकारी है। सिर्फ ऐसा हमने देखा और सुना, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। भाई मेरे को तो सामना में बुलाकर संजय राउत ने धमकाया, मेरे से 50 लाख रुपए मांगे, मैंने 25 लाख रुपए का चेक दिया। उसने मुझे बोला ब्याज देगा, मुझे पैसे वापस देगा। ना मुझे पैसे वापस मिले, ना मुझे इंटरेस्ट वापस मिला। और मेरे पास तो पैसे की ट्रेल है और 3 गवाह भी है मेरे पास, जो राजनीतिक लोग हैं जो वहां पे मौजूद थे और उन्हीं के लोग थे। तो क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर इसके ऊपर एफआईआर लेंगे? मैं एविडेंस देने को तैयार हूं, लेकिन हम एविडेंस देके बात करते हैं उसके ऊपर तो केस नहीं होता। लेकिन जो बिना एविडेंस के बात करते हैं उनके ऊपर केस होता है। तो क्या यही मॉरल पुलिसिंग बच गई है? यही पुलिस का मॉरल बचा है क्या महाराष्ट्र में? मेरा एक ही प्रश्न है। सही है, लेकिन इस विषय में हम किरीट जी को कहीं बात करते नहीं देख रहे हैं। उन्होंने इस विषय में बात करने से अच्छा काम करने के लिए ही सोचा होगा शायद। क्यों ऐसा किरीट जी सोचते हैं कि बात ही नहीं कर रहे हैं किरीट जी मीडिया के सामने इस विषय पर? ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि हर रोज झूठी बातों का आरोप लगाना बिना सबूत के। अगर संजय राउत के पास सबूत है तो वो सबूत दे देना, कितना पैसा आया, कहाँ गया, ट्रेल होगी, पैसा कहाँ पे डाला। बिना ट्रेल के, बिना सबूतों के संजय राउत ने एफआईआर करवा दी, एफआईआर हो गई दर्ज। लेकिन देयर हैज टू बी एविडेंस ना, ये इकोनॉमिकल क्राइम है। इकोनॉमिकल क्राइम के अंदर आपको एविडेंस देना पड़ता है, बिना एविडेंस के तो एफआईआर भी नहीं हो सकती है। तो किरीट जी को लगता होगा कि भाई मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में जाके इसको स्क्वॉशिंग में डाल दूंगा तो अपने आप जवाब मिल जाएगा, मैं मीडिया का ट्रायल भी झेलूं और कोर्ट ट्रायल भी झेलूं, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं ना। तो इससे अच्छा टाइम एनर्जी वेस्ट करना खुद को डिफेंड करने के लिए जो झूठे आरोप है, उससे अच्छा तो मैं इनके जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करूं, क्योंकि एनर्जी क्यों मैं फालतू चीजों में खराब करूं। तो किरीट जी की जो एक लाइन ऑफ एक्शन है और लाइन ऑफ फाइट है, मुझे परफेक्ट लगती है। संजय राउत खुद को डिफेंड करने के लिए दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं बिना बिना कोई एविडेंस के। देखिए आज नवाब मलिक, आज माननीय आदरणीय पवार साहब दिल्ली गए और उन्होंने मीटिंग की मोदी जी से, और उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला उन्होंने मोदी जी से संजय राउत के विषय के अंदर उन्होंने बात की और लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा
क्या संजय राउत के विषय के अंदर पवार साहब ने बात की? क्यों उन्होंने नवाब मलिक और अनिल देशमुख के विषय में, जो 20 साल से उनके सहयोगी हैं, उनकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, जो एक इतने बड़े आरोप में अरेस्ट हैं, उनके विषय में क्यों नहीं बात की? ये मेरा प्रश्न है। वो इसलिए बात नहीं की क्योंकि पवार साहब को भी पता है कि अनिल देशमुख सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और पूरे कॉन्स्पिरेटर थे बदलियों के, और 100 करोड़ का जो आरोप लगा, वो आरोप एकदम सच लगा। उस विषय में मैं बात करूंगा तो मेरी बात कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। दूसरा, उनको खुद को पता है कि नवाब मलिक के लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ है। नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है, और जो सबूत कोर्ट में पेश हुए, वो हाई कोर्ट ने भी बोला कि ये इन प्रिंसिपली दिखता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सही कार्रवाई हुई है। इसके लिए वो उसके ऊपर भी चुप हो गए। अब रहा सवाल संजय राउत का। संजय राउत की अभी तो जांच चालू हुई है। अभी तक सिर्फ ईडी ने जांच चालू करके सिर्फ घर अटैच किया है, अभी तक आगे जांच बढ़ी नहीं है। इसके लिए उन्होंने बात की कि नहीं की, वो तो पवार साहब जाने और आदरणीय मोदी जी जाने। ना हम मोदी जी से पूछ सकते हैं, ना पवार साहब से हम पूछ सकते हैं। ये तो अभी गिमिक खेला या उन्होंने क्या बोला, ये तो बेटर नोन टू शरद पवार साहब। लेकिन आज उन्होंने अभी तक नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर नवाब मलिक सच्चे हैं और गलत तरीके से उनको फंसाया गया, तो पवार साहब को ये बात मोदी जी के पास रखनी चाहिए थी ना। आज लेकिन वो उधर बात भी नहीं रख रहे और यहाँ पे इस्तीफा भी नहीं रख रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी खुद लोग अपने खुद के जाल में खुद ही फंसते जाते हैं, और ये समय में खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं। वो तो अभी जिस तरह का राजकारण चल रहा है, ये जिद का राजकारण चल रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं चल रहा है। लोगों को लगता है कि ये हम कुछ भी स्टोरी लेके आएंगे और आज हमारी स्टोरी बाई हो जाएगी। तो ये झूठे नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, लोग समझदार है, लोग समझ रहे हैं। नवाब का नकाब उतर चुका है। ऐसे ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नकाब धीरे धीरे उतरता जा रहा है। दाऊद का गुर्गा दाऊद के पास चला जाए, इतना तक ठीक है। यहाँ उद्धव ठाकरे का गुर्गा शरद पवार अपने पास लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये भी हमें लग रहा है संजय राउत को लेके। और एक मैसेज ये भी जा रहा है कि अभी ठाकरे सेना राउत सेना बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं पवार की, ठाकरे से ज्यादा राउत की तरफ सेना में ध्यान दे। आपके ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लग रहा है, आपके ऊपर भी बहुत सारी नोटिस पे नोटिस आ रही है। क्या बीएमसी आपका घर तोड़ने की कोशिश कर रही है मोहित जी? देखिए, ऐसा है सर, घर बॉम्बे में अगर किसी के भी घर में जाके आप कोई कार्रवाई करने जाओ, आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हो। आप बोलो मंदिर इधर क्यों है, बेडरूम की दिशा इधर क्यों है, बेड इधर क्यों है। अगर मैं आपको मेरी बॉडी को सीटी स्कैन करूंगा, तो कहीं ना कोई दर्द तो आपके शरीर में भी निकलेगा, मेरे शरीर में भी निकलेगा। अब उसको गलत तरीके से अगर आप उसको बोलो उसकी सर्जरी करनी है, तो डॉक्टर अगर सोच ही ले पेशेंट को एनेस्थीसिया देके मैं तो काट ही डालूंगा, और हार्ट के ऑपरेशन के साथ लिवर भी निकाल दूंगा और किडनी भी निकाल दूंगा। तो जब ऑपरेशन थिएटर में आदमी रहेगा, पेशेंट क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, वो तो एनेस्थीसिया लगा हुआ है। तो वैसे बीएमसी को लगता है कि हम घर में घुसकर अभी पूरा एक चीज को पकड़ के सब कुछ तोड़ देंगे या गलत तरीके से कार्रवाई कर देंगे। लेकिन ये सब करके उनको लगता है कि जब हम किसी के ऊपर कार्रवाई घर की करते हैं, तो सिर्फ वो आदमी नहीं रहता है, उसकी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं, बूढ़े माँ बाप रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देने की बात होती है कि हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम कहाँ जाओगे? और जब घर टूटेगा तो तुम सरकार के खिलाफ ना बोल पाओगे, खुद अपनी आवाज बंद कर दोगे। तो कंगना का उन्होंने ऑफिस तोड़ा, घर के ऊपर आ गए, तो कैसे ना कैसे उसमें प्रेशराइज करने का काम किया। फिर उनको सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए मुझे पता नहीं। राणे साहब के ऊपर आए, उनके घर के ऊपर आए। अब उनको लगता है मेरे घर पे आएंगे, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे घर में 20 बच्चे, छोटे बच्चे, 8 साल की बेटा, 10 साल की बेटी, बूढ़े माँ बाप है, उनको धमकाएंगे, डराएंगे। तो कहीं ना कहीं मोहित की आवाज बंद हो जाएगी। तो मैं तो बोलता हूँ डायनामाइट लेके उड़ा दो मेरा घर, बिल्डिंग पूरी गिरा दो, बुलडोजर लेके आ जाओ, वैसे यूपी में बुलडोजर खाली पड़े हुए हैं, वो लेके आ जाओ, मेरी पूरी बिल्डिंग गिरा दो। मैं तब भी मेरी आवाज बंद होगी नहीं, मुझे डरा पाओगे नहीं, धमका पाओगे नहीं। मेरी लड़ाई जारी रहेगी। एक घर नहीं, 100 घर तोड़ दो, मुझे कितना भी तोड़ने के बाद, क्योंकि इससे मुझे और बल मिलता है लड़ने का। मैं डरता नहीं हूँ। ये नोटिस मुझे बल देते हैं कि हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो तुमको चुभ रही है। मेरी तुम्हारा एक एक नोटिस मुझे बता रहा है कि मैंने जो बातें की है वो मेरी बातें सही है, तुम्हारा भ्रष्टाचार सही है।
तुमको ये सब बातें तुमको कहीं ना कहीं चुभ रही है अभी, इसके लिए तुम रिएक्ट कर रहे हो। तुम सही होते तो जवाब देते, ये नोटिस नहीं भेजते। ये तुम मेरी आवाज बंद करने का जो काम कर रहे हो, ये आवाज बंद तुम कभी नहीं कर पाओगे। हमारी लड़ाई चालू रहेगी, आखिरी दम तक चालू रहेगी। नहीं, आपके वो घर तक तो नहीं आएंगे, लेकिन घर के जिक्र से एक बात याद आती है। संजय राउत बड़ा चिल्ला रहे हैं मीडिया में कि मेरे घर को जब्त किया, मेरे घर को जब्त किया, लेकिन रिकॉर्ड तो दिखा रहा है उनका घर भांडुप में है। क्या सच है, उनके रहते घर के ऊपर ईडी ने छापा मारा है, उसको जब्त कर दिया है, या सच में किसी और घर को, मतलब सेकंड होम को जब्त किया है और राउत यूं ही चिल्ला रहे हैं? देखिए, संजय राउत जी ने आज 20 साल पहले का कैरियर देखेंगे तो माड़ा की लॉटरी में उन्होंने घर लिया था। उस समय 2-2.5 लाख रुपए की लॉटरी निकलती थी पत्रकारों की, उसके कोटा में उनको घर अलॉट हुआ था। ये बात मुझे लगता है 22-23 साल पहले की बात है। लेकिन अभी संजय राउत जी के पास कितने घर है ना, नामी बेनामी, ये संजय राउत को भी याद नहीं है। मेरी बात आपको बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, और मैं कभी भी किसी पे झूठे आरोप लगाता नहीं हूँ। संजय राउत ने पिछले 10 वर्ष के अंदर अपना पद का दुरुपयोग करते हुए, पत्रकारिता एक संपादक का पद उन्होंने सिर्फ सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, और राज्यसभा का पद भ्रष्टाचार करने के लिए, पॉलिटिशियन विद प्रेस प्रेस का एडिटर, और उन्होंने करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति दूसरे दूसरे लोगों के नाम पे बनाई। ये काम वो आज मराठी मानुष के विकास के लिए भी कर सकते थे, लेकिन ना विकास के लिए, मराठी मानव के विकास के लिए बात करते हुए, किसी का भला करने के बजाय उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए, मराठी मानुष को घर नहीं मिला, उनका घर छीन कर प्रवीण राउत से भ्रष्टाचार कराकर खुद का करोड़ों का घर बना लिया दादर में। वो तो अभी 1-2 फ्लैट है, ऐसे तो कितने संजय राउत के फ्लैट है। वो जो फ्लैट अटैच हुआ, वो उन्हीं 565 मराठी मानुष लोगों का घर का था जिनको बेघर कर दिया, जिसके पैसे प्रवीण राउत के अकाउंट में गए, और वो अकाउंट के पैसे संजय राउत की बीवी के अकाउंट में है, उन्होंने घर खरीदा, वही घर अटैच हुआ है। ऐसे भांडुप हो या ऐसे कितने सेकंड थर्ड से लेकर 10th हो, ये तो जैसे जैसे राउत साहब की इंक्वायरी होगी, लोगों को भी राउत का नकाब उतरेगा और असलियत चेहरा नजर आएगा। बहुत सारे लोगों को घर उजाड़ कर अपना घर बनाने वाले राउत अभी सबके पीछे लगे हैं। ये बीएमसी को भी सबके पीछे लगा रहे हैं। ये एक वास्तविकता है, ये बहुत ही दुखदायक घटना हो रही है जो महाराष्ट्र के राजनीति को बदलापुर की राजनीति की तरफ ले जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आप से बात की एनालिसिस से इन सारे तथ्य आपने हमारे सामने रखे। धन्यवाद।